प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 30। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कहाँ तक स्टडी कर लिया था। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे समान कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए घूर्णीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तो ऑलमोस्ट जो है हमने उसको अधिकतम कवर कर लिया था। वेग का रूपांतरण समीकरण क्या निकला था हमारा, जरा देख लेते हैं। ये हमारा वेग रूपांतरण समीकरण निकला था कहाँ पर, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में। और त्वरण का क्या निकला, ये वेग रूपांतरण समीकरण है। क्या था, ए डैश बराबर क्या था, ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये था हमारा त्वरण रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, ये ए डैश हमने क्या लिखा था, घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में कण पर लगने वाला त्वरण, ये कण का त्वरण। ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस, जो साधारण निर्देश तंत्र हमने माना था, एस में कण का त्वरण। ये कोणीय वेग है, ये वेग है आर निर्देश तंत्र, ये आपका ओमेगा कोणीय वेग किया हो गया। ठीक है, अगर इस पूरे स्टेप की हम बात करें, ठीक है, तो पूरे स्टेप का यानी कि इसको हम उधर लाएंगे तो ये जो आपका है ये कोरियोलिस त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है पूरा स्टेप, ये कोरियोलिस त्वरण। और ये जो वैल्यू है इधर, इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, यहाँ तक स्टडी कर लिया था हमने, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। त्वरण रूपांतरण समीकरण से क्या है, देखो इक्वेशन आपको मिली थी। कौन सी इक्वेशन मिली थी, ये इक्वेशन था आपके पास। ठीक है, पाई। और इसी इक्वेशन में हमने इन सब के बारे में लिखा था कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसको नहीं। ये आपका क्या था, एस निर्देश तंत्र में त्वरण कण का, ये आर में, ये कोरियोलिस त्वरण कहलाता है, और ये कहलाता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो था, और यही जो है आपका त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। किसके लिए, घूर्णीय निर्देश तंत्र। देखो समीकरण 5 घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में, घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में त्वरण रूपांतरण समीकरण त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है।
ठीक है, ये आ गया। देखिए जरा यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे आ गया और इनके नाम मैंने लिखा दिए थे आपको कि ये क्या है, ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये मैंने लिखा दिया। एक बार बता दे रहा हूँ फिर लास्ट बार। ये आपका एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, ये आपका घूर्णी निर्देश तंत्र आर में, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर में कण का त्वरण, ये आपका पूरा स्टेप ये वाला, इसको बोलते हैं कोरियोलिस त्वरण। ये पूरा स्टेप आपका इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण। चलिए समीकरण 5 से यहाँ से ए डैश का मान निकालो, ए वेक्टर डैश का मान निकालिए, क्या आ जाएगा? वही वैल्यू जो अभी हमने इसको डिस्कस किया था वही आ जाएगी। तो ए वेक्टर डैश बराबर ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस बी डैश, ठीक है, माइनस ओमेगा क्रॉस और ओमेगा क्रॉस आर, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब हम इस समीकरण 6 में कण के द्रव्यमान m से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखो अगर न्यूटन की गति के दूसरे नियम को हम देखें, दूसरा नियम क्या है पहले जब डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूटन के कुल 3 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है आपका बल का नियम, और तीसरा जो नियम है वो आपका नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर जड़त्व की बात नहीं हो रही है, यानी कि जड़त्व के नियम को यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एम और ए की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरा नियम है बल का नियम, वो इसी को रिप्रेजेंट करता है, इस फॉर्मूले को F बराबर एम ए। क्या निकल के आता है? F बराबर एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो इसको नोट करो है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम का मतलब है F बराबर एम ए से। ये तो था ना सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशंस, F फोर्स मास एंड स्मॉल जो ए है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन त्वरण। ओके, तो ये वैल्यू वो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? F डैश
इसको हम कह सकते हैं, सी लिखा है, सफिक्स में जो लिखा है वो सी लिखा है, ठीक है। अभी पता है ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा है, और ये जो कौन सा है ये ठीक है। केंद्रीय हो गया, ये हो गया। अब आपको देखो सीपी होगा, ठीक है। इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 8। अब इसको हटा दें, फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देखिए जरा, एफ डैश क्या है यहाँ पर, एफ डैश है आपका घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में कण पर लगने वाला आवाज, कण पर लगने वाला बल, ठीक है। पर प्रेक्षित बल, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद एफ क्या है, एफ आपको पता है, एफ क्या रहता है ये वाला, ये आपका रहेगा एस निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला बल, ठीक है। लिख लीजिए इसको। कण पर लगने वाला वास्तविक बल, एफ सी पे आ जाइए, एफ और सी, यही जो एफ सी है वो कहलाता है कोरियोलिस बल। क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल, यही हमारे लिए मेन है, ठीक है। कोरियोलिस बल लिखो इसको, क्या हाँ करेगा, फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला आया है इसका, ठीक है। इसको नोट करो। चलिए नोट कर लिए, हाँ देखो क्लियर हो गया। घूर्णी निर्देश तंत्र में आर पर कण पर प्रेक्षित बल, घूर्णी निर्देश तंत्र में आर में कण पर प्रेक्षित बल, एस निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला वास्तविक बल, और ये एफ सी, इसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स, ओके। ये आ गया आपका। इसमें वही तरीका है जो कि
घूर्णीय निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण उस पर कार्य करता है, जो कि घूर्णीय निर्देश तंत्र में कण गति के कारण कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट करो, इसको ऊपर से बताता हूँ। अभी केवल 3 की बात हुई है, इसकी बात अभी नहीं हुई। ठीक है, देखो, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो कोरियोलिस बल है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे हम। क्या है देखिए जरा, ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्स का, कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर -2m ब्रैकेट में ओमेगा वेक्टर क्रॉस b डैश वेक्टर। ओके, ये देखिए लाइन चेंज करके लिखोगे आप। ठीक है, कोरियोलिस लाइन चेंज कर देना, उसके बाद लिखना है। ठीक है, यहाँ से कोरियोलिस बल का परिमाण, कोरियोलिस बल का परिणाम या परिमाण देखो किस पर डिपेंड करता है, ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा, और r निर्देश तंत्र में कण के वेग तथा इन दोनों के मध्य कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो है, अगर देखो आपको पता है सदिश गुणा हो रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो जैसे सपोज इस तरीके से आप ओपन करो a क्रॉस b, इसका फॉर्मूला क्या निकलता है आपको पता होगा, ab साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। ये तो फॉर्मूला होता है ना इसका, पढ़ा है आपने सीनियर में, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि का परिमाण कोणीय वेग और घूर्णीय निर्देश तंत्र R में कण के वेग v डैश तथा ओमेगा भाग v के मध्य कोण थीटा पर निर्भर करता है। कोण थीटा पर निर्भर करता है। ये इसी की बात हो रही है कोरियोलिस बल की। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा उसका, हमने ये देखा कि क्यों लगता है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल क्यों लगता है, इस चीज़ का हमको क्लैरिफिकेशन ये हुआ कि जब कोई घूर्णीय निर्देश तंत्र होगा, तो घूर्णीय निर्देश तंत्र में जब कोई कण गति करेगा, ठीक है, तो उसके सापेक्ष हम उस पर एक बल कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अतः
एफ सी बराबर क्या मिल जाएगा, -2m, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ओमेगा वी साइन थीटा और एन के, इसको अब हटा दो आप। ठीक है, चलिए देखिए क्या ये आ गया, जहाँ एन कैप ओमेगा और वी के जो तल होंगे उनके लंबवत एकांक सदिश होता है, जहाँ एन कैप ओमेगा व वी के तलों के लंबवत एकांक सदिश, एकांक सदिश है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर, यानी कि थीटा कौन सा कोण है, ओमेगा और बी के बीच का कोण है। ठीक है, चौक ले लें। तो अब होगा क्या कि थीटा का मान अगर 90 हो या 0 हो तो क्या कंडीशन निकलती है, जरा देखिए। स्पष्ट क्या निकलेगा, थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 0 पर एफ सी जो होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब वैल्यू तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, लेकिन उसको हमने मिनिमम से दिखाया है। ठीक है, ये वैल्यू 0, अर्थात कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, ये आगे इसको नोट करो, इसके बाद दूसरा कुछ ऊपर करते हैं, नोट करिए इसे। दूसरा केस देखिए क्या है, एफ सी मैक्सिमम आएगा। एक मिनट, थीटा की वैल्यू तो लिखी है, ये आ जाएगा। ये तरह ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स की। कब, जब कोणीय वेग और कण के वेग में कितने का कोण होगा, 90 के एंगल में। अगर कोणीय वेग इधर है और वेग ऐसा है, तब उस कंडीशन में जो कण पर कोणीय वेग को कोरियोलिस बल लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, अर्थात कोरियोलिस बल का मान
ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। ओके, अब बात करते हैं किसकी, जो चौथा वाला पॉइंट था हमारा अपकेंद्रीय बल, उसको देखें। पहला पॉइंट क्या था, एफ, उसके बाद था एफ सी, उसके बाद था एफ सी पी। फॉर्मूला क्या था उसमें, एम ओमेगा, ओमेगा क्रॉस था। अब केंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। बस इसको कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस टर्म आ गया था तो उस टर्म को बताना पड़ेगा कि आखिर इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है, माइनस साइन है, क्लियर है ये चीज़। ओके, जो कि घूर्णी निर्देश तंत्र में जो कण स्थिर कण होता है उस पर आभासी बल कार्य करता है। लिख दो, ये है बल, ये है आभासी बल, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिर कण पर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए लिखिए, इसको नोट करो। चलिए, अतः समीकरण 8 से, समीकरण 8 जो है वो घूर्णी निर्देश तंत्र R में बल के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है, चाहो तो आप इसमें एक लाइन और लिख सकते हो, क्या कि समीकरण 8 से एक चीज और स्पष्ट है कि आर निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला जो बल होता है वो निम्नलिखित 3 बलों के योगफल के बराबर होता है। 3 बल आपको पता है, एस तंत्र में लगने वाला बल प्लस कोरियोलिस बल प्लस कण पर लगने वाला आभासीय अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चाहो लिख सकते हो, बाकी नहीं तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टडी करना है। ठीक है।